हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपकी दिवाली और छठ शानदार ढंग से मनी होगी, यही मेरी उम्मीद है। और मैंने भी शानदार ढंग से मनाया। और छठ में मैं बिहार में हूं, मुजफ्फरपुर में, तो वहीं से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो बीच में कुछ दिन नहीं आया है क्योंकि थोड़ी छुट्टी तो मुझे भी मिलनी चाहिए ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आप देख रहे हैं, एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पुराने जितने भी कंटेंट हैं वो सब कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। कुछ छूट जाएंगे तो वो अगले 2-3 दिनों में वो भी कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसे देने के लिए संपर्क साधा है? यह लगभग बात हो चुकी है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा उर्सुला वॉन डर लियेन और एंटोनियो कोस्टा। इन दोनों को चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है इस बार। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये, उसी में ये जानकारी दी गई है। और पहली बार है ऐसा जब यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन के नेतृत्व, जो उसके जो चीफ हैं, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो यूरोपीय कमीशन है, उसकी अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन, ठीक है, और दूसरा है यूरोपीय काउंसिल यानी यूरोपीय परिषद, उसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। तो इन दोनों को रिपब्लिक डे इवेंट जो समारोह है, जो कि कहाँ होता है, दिल्ली में मुख्य आयोजन जो होता है, उसके लिए चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित कर रही है सरकार, केंद्र सरकार। औपचारिक निमंत्रण और स्वीकृति की आधिकारिक जो है ना पुष्टि की प्रक्रिया चल रही है, और उसके बाद फिर भारत और ब्रसेल्स के जो है वो दोनों मिलकर इसकी घोषणा करेंगे। ये तो तय हो गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण होता है, एग्जामिनेशन पूछा जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये निमंत्रण। क्यों ये महत्वपूर्ण निमंत्रण है? क्योंकि इसके ज़रिए ना, मतलब जो चीफ गेस्ट को जो चुना जाता है, जो तय किया जाता है, ये चयन कई तरीक़ों से महत्वपूर्ण होता है। एक तो रणनीतिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे, व्यावसायिक हित पे, और इंटरनेशनल जो भू राजनीति हो रही है यानी जियो पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें अपनी पैठ बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अमेरिका से रिश्ते उतने बेहतर नहीं हैं, तो यूरोपीय संघ जो है वहाँ से बेहतर रिश्ते की उम्मीदें चल रही हैं। ओके, और यहाँ पर बताऊँ आपको कि यूरोपीय यूनियन के नेतृत्व को आमंत्रित करने का निर्णय ये पहली बार हुआ है फैसला। भारत और 27 सदस्यीय जो यूरोपीय यूनियन है उसके बीच में संबंध विशेषकर अभी पिछले फरवरी के बाद से बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं। जब से यूरोपीय संघ के जो आयुक्तों का जो कॉलेज है वो उसने भारत का दौरा किया था पिछले महीनों में। ओके, और 20 अक्टूबर को भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की उच्च स्तर पर ले जाने के लिए नए रणनीतिक एजेंडों को भी मंजूरी दी गई थी। इसमें जैसे FTA पर बातचीत चल रही है, उस पर अंतिम रूप दिया जाना है। टेक्नोलॉजी को लेकर, डिफेंस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर भारत और यूरोप के लोगों के बीच में सहयोग को गहरा करने, ये सब शामिल है। ओके, तो ये सब महत्वपूर्ण है। और एक और ख़ास बात है कि यूरोपीय संघ के जो 2 लीडर हैं महत्वपूर्ण, वो दोनों जब 26 जनवरी 2026 को आएंगे तो उसी दौरान भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा 2026 में। ओके, तो उसी महीने दिल्ली में ये आयोजन भी हो रहा है, यानी गणतंत्र दिवस भी है और दोनों के बीच में शिखर सम्मेलन भी होने जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वक्त है, क्योंकि अमेरिकी जो सरकार है, प्रशासन है, ट्रंप सरकार है, उससे भारत और यूरोप दोनों के जो है ना अनिश्चितता का एहसास है इस वक्त। तो भारत और यूरोपीय संघ महत्वाकांक्षी रणनीतिक रोड मैप पर काम कर रहे हैं, और यूरोपीय नेता भी खुद फिर से अपने को उभारने की कोशिश में है और साझेदार ढूंढ रहे हैं, और उसमें भारत एक इम्पॉर्टेंट साझेदार के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ और बता दूँ यूरोपीय यूनियन के बारे में। जैसे यूरोपीय कमीशन है, उसमें ये देखिए, एक यूरोपीय यूनियन है, उसके अंडर में ना 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक है यूरोपीय कमीशन यानी आयोग, ठीक है, और दूसरा है यूरोपीय परिषद, ठीक है। तो ये 2 संस्थाएं महत्वपूर्ण, और जो यूरोपीय यूनियन की जो नीति है, निर्णय है, इन सबको महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाती है। जो यूरोपीय कमीशन है वो
ईयू का यानी यूरोपीय यूनियन का एक कार्यकारी अंग है, एग्जीक्यूटिव अंग है, जबकि जो परिषद है ना, यूरोपीय काउंसिल, वो रणनीतिक नेतृत्व को प्रदान करता है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें आपने जान लिया। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन चीज़ें महत्वपूर्ण थी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 दिया है, तो उसके विजेता का नाम बताएं। आंसर क्या होगा इसका? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। ये मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। अभी कुछ वक्त पहले यानी मई 2025 में इनका निधन हो गया था। तो ये जो पुरस्कार है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में किए गए आजीवन जो उपलब्धि है, योगदान है, उनको मान्यता देता है और उसी के लिए ये दिया जाता है। ओके, और इनका एक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। नार्लिकर ने अपने गाइड फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन का हॉयल नार्लिकर सिद्धांत जो है ना वो पेश किया था, प्रतिपादित किया था। और ये सिद्धांत आइंस्टीन के जो सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत है उसके एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में उन्होंने दिखाया था। और इसका उद्देश्य यही था कि जो मार्क सिद्धांत है मतलब वो पूरा इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और यहाँ तक कि इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को भी चैलेंज किया था एक समय में, ये भी इन्होंने कहा था। और एक जो महत्वपूर्ण संस्थान है IUCAA, ठीक है, पुणे में है, उसकी स्थापना में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। UGC का एक इनिशिएटिव था 1988 में, तो पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, तो इसकी स्थापना इन्होंने की थी। 2003 तक वो इसके फाउंडिंग डायरेक्टर रहे थे। और इसका उद्देश्य यही है कि देश भर की यूनिवर्सिटी जो है ना उसमें जो खगोल विज्ञान है, खगोलीय भौतिकी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, इन सब को बढ़ावा देना। ठीक, इनको अवार्ड भी मिल चुका था। पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1965 में और पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2004 में। 1978 में इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है। 2014 में मराठी में लिखी एक आत्मकथा है चार नगर रांतले माझे विश्व, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि शार्प लर्निंग ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं और दिवाली ऑफर अभी भी है, बस 1-2 दिन में वो समाप्त हो जाएगा। लाभ उठा सकते हैं आप। बिहार में ढेर सारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं और उसके नोटिफिकेशन आए हैं, कुछ के फॉर्म भरे जा चुके हैं, कुछ के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उन सब के लिए अलग अलग बैचेज हैं और एक ऑल इन वन बिहार बैच भी है। उसके ज़रिए तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ सटीक ढंग से आपकी हो जाएगी। पूरी टीम तैयारी करवा रही है। क्लासेस अब फिर से शुरू हो चुकी हैं छुट्टियों के बाद से, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे NTPC उसका भी स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया गया है और उसकी क्लासेस जल्द ही शुरू होंगी, आपको डेट बता दिया जाएगा। 72वीं BPSC के लिए भी बैचेज चल रहे हैं, तो देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में 24 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की? आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी यानी विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसके अलावा विज्ञान टीम श्रेणी में भी पुरस्कार दिया जा रहा है। तो विज्ञान रत्न का अवार्ड जो है मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ले लिया था। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, उनको फिजिक्स के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया था, निधन हुआ था मई 2025 में। ठीक है, विज्ञान श्री का जो अवार्ड मिला है उनकी लिस्ट मेरे बगल में आप देख रहे हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह एग्रीकल्चर साइंस में, डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख न्यूक्लियर एनर्जी में, डॉक्टर के थंगराज बायोलॉजिकल साइंस में, प्रोफेसर प्रदीप थलपी केमिस्ट्री में, प्रोफेसर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित इंजीनियरिंग साइंस में, डॉक्टर S वेंकट मोहन इन्वायरमेंटल साइंस में, प्रोफेसर महान MJ मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में, JNN स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो ये सब जो है ना वो अवार्ड दिए जाने की जो है ना घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा विज्ञान युवा पुरस्कार, उसमें विज्ञान युवा में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता है, तो वो डॉक्टर जगदीश गुप्ता कपूर तंगी को एग्रीकल्चर साइंस में, सत्येंद्र कुमार मंगरौठिया को एग्रीकल्चर साइंस में, देवरघा सेन गुप्ता उनको बायोलॉजिकल साइंस में, डॉक्टर दीपा आगाशे को बायोलॉजिकल साइंस में, डॉक्टर दिव्यांशु दास को केमिस्ट्री में, डॉक्टर वालिउर रहमान को अर्थ साइंस में, डॉक्टर अक्रप्रभा बसु को इंजीनियरिंग साइंस में, प्रोफेसर सब्यसाची मुखर्जी को मैथ्स और
कंप्यूटर साइंस में, प्रोफेसर श्वेता प्रेम अग्रवाल को मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में। तो ये पूरी जो ना मैंने लिस्ट भी बगल में दे दी है, तो भी आप एक बार देख लेना, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। और एक और है विज्ञान टीम, तो वो टीम अरोमा मिशन CSIR एग्रीकल्चर साइंस, तो उसको ये दिया गया है। क्लियर हो गई बात। तो ये अवार्ड जो ना वो महत्वपूर्ण अवार्ड है, तो ये ध्यान देना चाहिए। PDF में मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। थाईलैंड की राजमाता का नाम बताएं जिनका निधन हो गया 24 अक्टूबर 2025 को। आंसर होगा सिरिकित। 93 ईयर की उम्र में इनकी डेथ हुई है। सिरिकित, ठीक है, क्या नाम है? सिरिकित, ये है राजमाता सिरिकित। थाईलैंड के जो राजा है ना भूमिबोल अदुल्यादेज, उनकी पत्नी और मतलब पूर्व राजा भूमिबोल उनके पत्नी थी, और अभी वर्तमान में जो राजा है वजीरा लोंगकोन उनकी माँ थी हैं। तो राष्ट्र माता के तौर पे इनको जाना जाता था वहाँ पर थाईलैंड में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और थाईलैंड में जो है वो राजतंत्र व्यवस्था है, संवैधानिक राजतंत्र है जो लोकतंत्र के ढांचे के अंतर्गत काम करती है। तो ये स्थिति वहाँ पर है। हालांकि 2014 के बाद से तख्ता पलट के बाद से वहाँ निरंकुश शासन जो है ना वो हावी है। राजा जो है वहाँ का देश का प्रमुख होता है, उसमें उसकी शक्तियाँ सीमित है की हुई हैं, संविधान के अनुसार काम करना होता है। सरकार की 3 शाखाएं होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरीके से है। राजशाही जो है वंशानुगत है, वहाँ पर उत्तराधिकार के तहत होता है ये, और ये चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए आप वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उनका जो नाम है वो नाम जो है प्राइम मिनिस्टर का अनुतिन चार्नविराकुल, ये नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2025 में खोजे गए उस क्षुद्र ग्रह का नाम बताएं जो पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है, जिसे पृथ्वी का अर्ध चंद्रमा भी कहा जा रहा है। तो नई नई खोज होती रहती है, तो एक नई खोज हुई है, इसका नाम रखा गया है 2025 PN7, ठीक है। तो ये अर्ध चंद्रमा अर्जुन समूह का है, ठीक है। अर्जुन समूह है, मतलब चंद्रमाओं का एक समूह है, अर्ध चंद्रमाओं का, ठीक है। तो ये है, एक तो चंद्रमा है जो दिखता है हमें, और ये जो खुली आंख से दिखता नहीं है एक्चुअली, तो ये अर्ध चंद्रमा कहेंगे हम इसको। तो ये अमेरिका में जो एक वेधशाला है उसी में इसको ढूंढा गया है, न्यूज़ भी आपने देख ही लिया। तो ये पृथ्वी की चक्कर काट रहा है, और बहुत लंबे समय से ये पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, और आगे भी ये रहेगा, ठीक है। तो ये पृथ्वी की कक्षा के साथ साथ ही चक्कर लगाता रहता है, ओके। तो कई सारे चंद्रमा भी ढूंढे गए हैं पिछले बार। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा, 38 ईयर के हैं, तो वो बन गए हैं भारतीय सलामी बल्लेबाज। 23 अक्टूबर को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 73 रन बनाए, और इसी के साथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो ना वो तीसरे भारतीय बल्लेबाज वो बन गए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हम कहेंगे उनको, ओके। तो इसी के साथ उन्होंने क्या किया ना, पूर्व भारतीय जो कप्तान थे सौरभ गांगुली, उनको पीछे छोड़ दिया है, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे अधिक रन का जो रिकॉर्ड है वो सचिन तेंदुलकर के पास है, 18,426 का। दूसरे स्थान पर है विराट कोहली 14,181, और तीसरे स्थान पर है रोहित शर्मा, ठीक है, 11,249 रन। तो इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, मतलब तीसरे स्थान पर ये पहुंच गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेरिटोरियल आर्मी। तो उसने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि अक्टूबर 2025 में प्रदान की है। आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा, ठीक है। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, और शानदार उनको ये अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। तो 22 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट कर्नल से उनको सम्मानित किया गया। न्यू दिल्ली में एक आयोजन किया गया था, उसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन दोनों ने जो फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, तो नीरज चोपड़ा को ये उपाधि जो है ना वो प्रदान की है। महत्वपूर्ण बात है, ओके। पहले नायब सूबेदार थे, फिर सूबेदार बनाया गया था,
तो ये इस तरीके से उनके ये मानद तौर पर इनको टेरिटोरियल आर्मी में ये दिया गया है। ओके, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आप जानते होंगे, इंडियन आर्मी की एक इकाई है और इसमें स्वयं सेवक होते हैं। हर साल कुछ दिनों के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए उनकी सेवाएं ली जा सके। और इसमें वेतन सिर्फ ट्रेनिंग और सेवा में बुलाए जाने पर ही मिलता है। बाकी समय आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। अब इनके बारे में कुछ और भी जान लें हम। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में, मूलतः वो हरियाणा के रहने वाले हैं। पानीपत में उनका जन्म हुआ था 1997 में। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक में 2020 में उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत का इतिहास रचा था और ये एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था। एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वर्ष 2023 में उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। 2024 के पेरिस ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान, उसका 11वां सदस्य देश कौन बन गया है? आंसर क्या होगा? पूर्वी तिमोर। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसको तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में तिमोर लेस्ते हो तो भी सही होगा और पूर्वी तिमोर हो तो भी इसको सही कहेंगे हम। तो तिमोर लेस्ते के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेनाना गुस्माओ, तो उन्होंने इस कदम की सराहना की और कहा कि हमारा सपना साकार हुआ है, आसियान के साथ जो है ना हमारा एक बेहतर रिश्ता कायम हो गया है, उनका ऐसा कहना है। आसियान शिखर सम्मेलन जो है ना वो 26 से 28 अक्टूबर तक आयोजन किया गया है। मलेशिया जो है वो अध्यक्ष था, कुआलालंपुर में आयोजन हुआ था और सम्मेलन के दौरान फिलीपींस को 2026 के लिए संगठन की अध्यक्षता मिली है। फिलीपींस जो है अब अध्यक्ष बन गया है, इससे पहले मलेशिया था, वहीं पर ये आयोजन हुआ था। ओके, तो ये आसियान शिखर सम्मेलन है। तो ये दो जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उन सब के बीच में राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक डेवलपमेंट, इन सब को लेकर एक संगठन है वो बना हुआ है और ये बैठक जो है ना साल में 2 बार होती है, जैसे अभी हुई है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। और इस बार की जो थीम थी ना शिखर सम्मेलन की, वो समावेशिता और स्थिरता थी। समावेशिता और स्थिरता थी। आसियान जो है ना उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है और ये आपस में आर्थिक विकास, रणनीतिक विकास, तो इन सब को लेकर ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये पूर्वी तिमोर है या कहें तिमोर लेस्ते है। तो अब आसियान के 11 सदस्य हो गए हैं। कौन कौन है? एक तो म्यांमार है, ठीक है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है और तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसकी जो राजधानी है ना इसकी तिमोर लेस्ते की, वो क्या है? दिल्ली है। दिल्ली नहीं, दिल्ली तो भारत की राजधानी है, उसकी राजधानी है दिल्ली, DILI, दिल्ली। ठीक है, मुद्रा यहाँ पर चलती है US डॉलर। ठीक है, ओके, तो ये एक देश है, इम्पॉर्टेंट देश है। राष्ट्रपति जोसे रमोस होर्टा नाम है, प्राइम मिनिस्टर हैं शनाना गुस्माओ। आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर होगा। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन किस शहर में अक्टूबर 2025 में आयोजित हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लिया? आंसर कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी, वहाँ पर यह आयोजन किया गया है। तो ये 22वां जो ये सम्मेलन था आसियान भारत शिखर सम्मेलन। जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ ना, तो उसी के साथ भारत का भी एक सम्मेलन हुआ उन्हीं तमाम देशों के साथ और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ना वर्चुअली कनेक्टेड थे इसमें और विदेश मंत्री S जयशंकर जो ना वहाँ पर पहुँचे थे और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उन्होंने किया है। सवाल ये भी हो सकता है एग्जामिनेशन में कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें भारत का नेतृत्व किसने किया, भारतीय डेलीगेशन का? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये शिखर सम्मेलन था। भारत जो है ना उसमें पार्टिसिपेट किया और तमाम 11 देशों के भी साथ जो भारत का जो
व्यापारिक जो महत्वपूर्ण संबंध हैं, इसके अलावा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, डिजिटल जो चेंजेज हो रहे हैं, पर्यावरण, सांस्कृतिक सहयोग, इन सब को लेकर ये महत्वपूर्ण जो है ना वो एक सम्मेलन में चर्चाएं हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न लेंगे हम लोग। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष जो है ना वो घोषित कर दिया है? आंसर क्या होगा? अगले ही साल यानी 2026 को। तो ये वर्चुअली जो मीटिंग हुई थी उसी में अपने भाषण के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि समुद्री सहयोग पर जोर देते उन्होंने कहा कि हम अगला जो वर्ष है वो हम इसी को डेडिकेटेड रखेंगे। 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर हम लोग याद करेंगे, घोषित करेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये चर्चा हुई। और हाँ, इस दौरान ना कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। बहुत सारी कई सारी घोषणाएं हैं कि जो कुछ तो मैंने लिस्ट में दे दिया है। आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी होगी 2026 और 2030 तक, उसको लागू किया जा रहा है। आसियान भारत पर्यटन वर्ष मना रहा है और पर्यटन को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। ब्लू इकॉनमी को साझेदार बनाने के लिए वर्ष 2026 का जो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर इसको नामांकित किया जाएगा। द्वितीय आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की मीटिंग जो है ना वो आयोजित करने का प्रस्ताव है। भारत जो है ना पड़ोस में संकट के समय सबसे पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। आपदा जो भी आ रही है तो उसको तैयारी के लिए, उससे निपटने के लिए मजबूती से भारत वो देगा, समर्थन देगा। और अक्षय ऊर्जा यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको वहाँ पर तमाम देशों में बढ़ाने के लिए भारत जो है ना वो अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भेजेगा, उसकी मदद देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना महत्वपूर्ण कई सारी चीज़ें वो ऐलान भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र को औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन ये नाम रख दिया गया है। पहले औरंगाबाद ज़िले का नाम बदला गया था और अब स्टेशन का भी नाम जो है ना वो बदल दिया गया है। ठीक है, और वो कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। एक जो फिल्म आई थी ना छावा, वो उन्हीं पर थी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण। चौथी दक्षिण एशियाई यानी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 58 मेडल जीते हैं। 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने ये जो ना वो जीत लिए हैं। तो ये जो है ना वो कहाँ पर आयोजन किया गया? चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ये 24 से 26 अक्टूबर तक ये हुआ है रांची झारखंड में, जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहीं पर ये आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी और इसमें जो ना भारत ने पदक तालिका में जो ना वो सबसे ऊपर रहा है। 20 जो है ना वो गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फिर श्रीलंका का स्थान है, फिर बाकी देशों का स्थान है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण अक्टूबर 2025 में किया गया है? आंसर का चाइना में। ठीक है, 25 अक्टूबर को बीजिंग स्थित जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रतिमा का अनावरण किया गया वहाँ पर। ठीक है, तो ये अनावरण वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, संगममा, भारतीय दार्शनिक परंपराओं का संगम, तो उसी के दौरान ये स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण बात ये रही। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी ICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रंगास्वामी। ठीक है, तो ये हैं भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान ये रह चुकी हैं, तो इनको बनाया गया है। ये आप कहेंगे ये क्या है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन? ये जो पूर्व क्रिकेटर है ना इन सब का एक एसोसिएशन है, ये BCCI से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो उनको ये चुना गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा गेम्स 2025 में पुरुष कबड्डी में कौन सा मेडल जीता है? आंसर का गोल्ड मेडल भारत ने जीत लिया है। ठीक है, तो भारत ने जो ना ईरान को हरा कर यह खिताब जो ना वो जीत लिया है, तो एक महत्वपूर्ण बात रही। अगला क्वेश्चन, भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा गेम्स 2025 में महिला कबड्डी में कौन सा मेडल जीता? तो ये भी गोल्ड मेडल ही जीता है भारत ने।
ईरान को हराया और फिर गोल्ड मेडल ये जीत लिया है, महत्वपूर्ण बात रही। आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग क्वेश्चन लेंगे अब। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN, तो उसने पश्चिमी घाट, भारत का जो पश्चिमी घाट है ना, वेस्टर्न घाट्स, और किन राष्ट्रीय उद्यानों को एशिया भर में प्रकृति विश्व धरोहर स्थलों की सूची में महत्वपूर्ण चिंता के रूप में वर्गीकृत किया है? क्या होगा इसका आंसर? ये देखिए पर्यावरण से रिलेटेड है और ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो दोनों भी इसमें मतलब चिंता के विषय में इसको रखा गया है। ओके, तो IUCN ने ना अभी अक्टूबर में अबू धाबी में ये सम्मेलन आयोजित किया, विश्व धरोहर आउटलुक 4 ये जारी किया है, और इसी में ये बताया है कि बहुत सारे दुनिया भर में जो प्राकृतिक स्थल हैं, तो उन सब आवास हैं, प्रजातियां हैं, उन सबको नुकसान होने वाला है और हो रहा है। उनमें प्रमुख वजह जो है जलवायु परिवर्तन है, दूसरा है पर्यटन गतिविधियां, तीसरा आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, चौथा सड़कें हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसकी जो IUCN की जो डायरेक्टर जनरल हैं ग्रेथेल एगुइलर, तो उनका ये कहना है कि दुनिया भर में जो 200 से ज़्यादा प्राकृतिक और मिश्रित विश्व धरोहर स्थल हैं, उनका मूल्यांकन किया गया और 40% स्थल अब जो है चिंताओं से जूझ रहे हैं, संरक्षण की चिंताओं से, और जलवायु परिवर्तन बहुत ही बड़ा एक दिक्कत बना हुआ है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, एशिया के 32 यानी 32 स्थलों को कुछ चिंताओं के साथ अच्छा भी कहा गया है। अच्छा कहाँ कहाँ है भारत में? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है बेहतर स्थिति में है, काजीरंगा नेशनल पार्क बेहतर स्थिति में है, केवलादेव जो नेशनल पार्क है वो बेहतर स्थिति में है, नंदा देवी वो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है वो बेहतर स्थिति में है, सिक्किम का जो खांगचेंगजोंगा नेशनल पार्क है उसको भी बढ़िया माना गया है। ठीक है, तो अब ये बात कर लें, अब 2 चीज़ हैं, एक तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है और ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और वर्ल्ड हेरिटेज भी इसको माना गया है बेहतर ढंग से। यहाँ पर बाघ, भारतीय गैंडा ये सब रहते हैं, तो इस पर भी चिंताएं व्यक्त की गई है। दूसरा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और मैंग्रोव वन यहाँ पर बहुत बड़े रूप में फैले हुए हैं, बंगाल टाइगर का प्रमुख निवास है यहाँ पर। तीसरा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। देखिए वेस्टर्न घाट्स जो है ना, मैप में भी मैं दिखा देना चाहता हूँ एक बार, ये वेस्टर्न घाट्स जो देख रहे हैं आप वो सब हैं जो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जो प्रजातियाँ हैं बहुत सारी वो संकट में हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना एक इम्पॉर्टेंट जो आपने जाना। ठीक है, तो IUCN के बारे में आप जानते हैं ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर पूरा नाम है इसका। ये वैश्विक संगठन है जो कि नेचर और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उन सब के संरक्षण को लेकर काम करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ये विविध पर्यावरणीय नेटवर्क है। 160 से ज़्यादा देश जो है इसके मेंबर हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न लेते हैं। IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट जो कि अक्टूबर 2025 में जारी हुई, उसके अनुसार दुनिया की 1,72,620 प्रजातियों का आकलन किया गया। इसमें कितनी प्रजातियां खतरे में हैं यानी लुप्त प्राय हैं? 48,646, मतलब टोटल का 28%। तो ये रेड लिस्ट जारी किया गया है। प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उसकी वजह से प्रजातियों के विलुप्त होने से ना फूड चेन सिस्टम जो है ना वो ख़राब होता है, और उससे पूरा इकोसिस्टम भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है और ये बातें, और दुनिया भर में पक्षियों में ख़ास तौर पर 61% आबादी लगातार घट रही है और बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है। अगला क्वेश्चन लेंगे, भारतीय संरक्षणवादी उसका नाम बताएं जो कि IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग यानी SSC उसके पहले एशियाई अध्यक्ष बने। आंसर क्या होगा? विवेक मेनन। ठीक है, तो भारतीय हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो विवेक मेनन, तो ये जो है वो संरक्षण का काम करेंगे इन सब का, और ये आयोग का 75 ईयर का इतिहास है, उसमें पहली बार कोई एशियाई जो है ना वो उसका चीफ बनाया गया है। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण जो है ना वो प्रश्न लेंगे हम लोग। भारत जापान नौसेनाओं के बीच में समुद्री अभ्यास हुआ है जीमैक्स 2025, तो कहाँ पर आयोजित किया गया जिसमें आईएनएस सह्याद्री ने हिस्सा लिया, भाग लिया? आंसर का योकोसुका जापान में है ये, वहाँ पर। भारतीय नौसेना का स्वदेशी शिवालिक श्रेणी का ये गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट है, तो सह्याद्री, तो उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ? योकोसुका जापान में ये आयोजन किया गया है। ठीक है, तो वहीं पर बंदरगाह है उसी के बीच में। अच्छा, भारत और जापान के बीच में जो अन्य सैन्य अभ्यास होते हैं और कौन कौन से हैं? एक तो धर्म गार्जियन भी है जो थल सेना के साथ होता है, जीमैक्स जो नेवी के साथ होता है, मालाबार होता है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, तो ये सब जो ना मिल के करते हैं नेवी का। और तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये रही। ठीक है, जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी अगला प्रश्न आने वाला है, बताऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? ये सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में, पहली कभी भी या पहला इंपॉर्टेंट होता है। आंसर का साने ताकाइची। क्या नाम है? साने ताकाइची 64 ईयर की हैं और उनको जापान के आयरन लेडी के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर वहाँ की ये बनी है। वहाँ जो सत्तारूढ़ जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है एलडीपी, उसके लीडर हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। ठीक है, राजधानी क्या है जापान की? टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? साने ताकाइची। सम्राट वहाँ के कौन है? किंग कौन है? नारुहितो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय मूल के इतिहासकार का नाम बताएं जिनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, उसको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 का विजेता घोषित किया गया। आंसर होगा सुनील अमृत। 13वें विजेता हैं ये सुनील अमृत। ये घोषणा की गई है ब्रिटिश अकादमी में, आयोजन एक मतलब वहाँ उसके द्वारा आयोजित किया गया प्रोग्राम, उसी के दौरान ये जो है ना ऐलान किया गया है। तो उनकी बुक है, नाम ध्यान रखिएगा इसी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे हम लोग। बहुत सारे प्रश्न हैं। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर एकनाथ वसंत चिटनिस, तो उनका 22 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। तो उन्होंने किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसरो। इसरो का जो शुरुआत में था ना नाम, इनको स्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च जो नाम था, बाद में फिर इसरो बना। ठीक है, तो उसके वो संस्थापक के तौर पर भी, मतलब संस्थापक स्थापना में महत्व, संस्थापक नहीं कह सकते हैं लेकिन स्थापना में एक महत्वपूर्ण पिलर के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। वैसे संस्थापक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, लेकिन कई सारे जो सहयोगी थे उनमें ये भी थे। ठीक है, महत्वपूर्ण बात रही। डॉक्टर चिटनिस 100 वर्ष की आयु में 22 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ है। थुम्बा, केरल में जो थुम्बा है ना, वहाँ पर जो भारत का पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन है, तो उसके चयन में भी, उसके सिलेक्शन में भी महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली और स्थानिक निर्णय सहायता प्रणाली यानी RTFF एंड SDSS, तो शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो चेन्नई है। चेन्नई में अक्सर भारी मतलब बाढ़ की स्थिति हो जाती है और ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से सही पूर्वानुमान से जान बचाई जा सकती है, शहर को नुकसान से रोका जा सकता है। तो ये रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, इसको एक्टिव वहाँ पर किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये 107 करोड़ से ज़्यादा रकम में ये लगी है और झील, नाले, समुद्र, इन सब को आपस में जोड़ने की योजना है। ठीक है, तो पहले पूर्वानुमान लगे और इसके अलावा जो बचाव के काम है बाढ़ के दौरान, और इसके अलावा बाढ़ से बचने के चीज़ों को लेकर वो काम किया जा सके। तो बहुत सारी इक्विपमेंट वगैरह इसमें लगाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। देहरादून में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया? जो भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का पूर्व शिखर सम्मेलन है, मतलब जो आयोजन होने वाला है 2026 में, उससे पहले ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आंसर का जितेंद्र प्रसाद, जो केंद्रीय सूचना
प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये किया है। ठीक है, भारत सरकार के सहयोग से 17 अक्टूबर को देहरादून में एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, AI समिट आयोजित की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है जो प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी है? तो नेफिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है, और ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। तो उन्होंने ये कहा है कि भारत ने पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन इसको विकसित किया है, और ये जो है ना वो श्वसन यानी सांस लेने में जो संक्रमण होता है उसके इलाज में, और ख़ास तौर पर जो कैंसर और अनियंत्रित जो अनकंट्रोल जो डायबिटीज़ होती है, तो उन सब के मरीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पूरी तरह से ये भारत में विकसित किया गया है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? रोड्रिगो पाज परेरा। ये 58 ईयर के हैं और चुनाव में इन्होंने ये जीत हासिल की है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और इसी के साथ उन्होंने 2 दशकों से जो वामपंथी शासन था वहाँ पर उसको ख़त्म किया है। बोलीविया की राजधानी क्या है? सुक्रे। ठीक है, सुक्रे राजधानी है, और ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में ये ब्राज़ील के पास में स्थित एक देश है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। हिम तेंदुआ जो है ना, स्नो लेपर्ड, वो 12 देशों में पाया जाता है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब देशों में हिम तेंदुआ पाया जाता है, जहाँ मतलब 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये रहता है ठंडे में। ओके, और ये जो हिम तेंदुआ है ना, वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। अगला क्वेश्चन होगा, तिल दिवस यानी मोल डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। मोल जो है ना वो पदार्थ का एसआई मात्रक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनियंस उसका एक बेस यूनिट भी है। अगला क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल पूरे विश्व में ये आयोजन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी मतलब ये क्यों? डॉक्टर जोनास साल्क्स, उन्होंने जो है ना पोलियो के लिए दवा वो या कहें वैक्सीन, वो उसके बारे में बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए यूनेस्को के द्वारा ये दिवस जो है ना वो घोषित है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर परिग्रहण यानी विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये दिन 26 अक्टूबर 1947 को इस दिन को याद किया था। उस दिन के लिए इसी दिन महाराजा हरि सिंह ने विलय के मतलब लेटर पर सिग्नेचर किया था, जिससे जम्मू और कश्मीर जो ना भारत में शामिल हुआ था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है। और पहली बार ये जो दिवस है ना वो 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया गया था उसके प्रावधानों को, तो उसी के बाद से ये जो है ना मनाया जाने लगा था। तो जम्मू कश्मीर उसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन, और जम्मू है शीतकालीन राजधानी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 24 से 30 अक्टूबर तक। यूनाइटेड नेशंस का स्थापना दिवस होती है 24 अक्टूबर को, उस दिन से शुरू होता है और 30 अक्टूबर तक ये चलता है। तो ये शांति पूरी दुनिया में हो, इसके लिए निरस्त्रीकरण दिवस जो है ना वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये जो दिन है ना वो स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना के रूप में याद किया जाता है। दरअसल 1947 में आज़ादी के बाद कश्मीर घाटी में पाकिस्तान सेना और लश्कर आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था। तब भारतीय सेना की जो सिख रेजिमेंट थी, वो पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर पहले हमले पर जीत हासिल की थी और लड़ाई की थी। इन्फेंट्री क्या है? इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना का ही है, वो सेना का एक शाखा है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ और प्रश्न है तो वो मैं अगले दिनों के कंटेंट में शामिल कर दूंगा। और डेली देखिए ये ज़रूर करंट अफेयर्स, और
तमाम बैचेज हैं शार्प लर्निंग ऐप पर, आप देख सकते हैं। ओके, बाय।